एस्पायरेंट्स कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने चैनल पर। तो चलिए आज 19 तारीख की ताज़ा खबरें देखते। 19 फेब वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स का बर्थ डेट है वैसे इन द हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया। यू नो हु एम आई टॉकिंग अबाउट। चलो देखते हैं। मेन पेज पर आते हैं हम सीधा भी। छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती। प्रगतीची उत्तुंग स्वप्ने कृतीत उतरविणाऱ्या रयतेच्या राजाला मानाचा मुजरा. अ स्पेस ऑफ इट्स ओन ऑपोजिशन इज टू कार्व नाही. अ मॅन विदाउट अ वोट इज अ मैन विदाउट प्रोटेक्शन. ठीक है. New CEC can begin by being more welcoming of questions responding to the impartial voice of constitutional authority. Hit refresh. ठीक है. नए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी, तो इनको अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज अपॉइंट किए गए हैं। एक्चुअली 3 मेंबर पैनल रहता है ये। तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब इलेक्शन कमीशन एज अ बॉडी, उसमें मेंबर्स कितने रहते हैं, टर्म क्या रहता है, फिर से अपॉइंट हो सकते हैं या नहीं, कौन अपॉइंट करता है, कौन से मेंबर्स अपॉइंट करते हैं इनको, ये पूरा आपके ऊपर रहेगा। इवन आप रेफर कर सकते हो लक्ष्मीकांत। States inspectors. As Assam CM takes on political rivals, he must desist from giving politically, setting an example quietly. Kameshwar Chaupal's life for a generation of Dalit youth cultural nationalist. देख सकते हैं हम केस स्टडी, एज अ केस स्टडी हम यूज कर सकते हैं अगर कुछ अच्छा लिखा रहेगा तो। नहीं तो हम अगर पॉलिटिकल है तो छोड़ दीजिए। कैलोरीज इन एंड गिल्ट आउट DMRC's calories count point to the all round pressures to lose weight. Who needs the constant reminders? Walls on the field, uncertainty is built on the game, but there is a bit of cricket between India and Pakistan. Paper, papering over failure in Manipur, Western rule is about hiding the abdications of the ruling party. Policing, not protection. UCC regulations on live-in relations can expose people to many risks. ठीक है. लिव इन रिलेशनशिप लीगल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए, अभी यूसीसी के ऊपर डिपेंड करता है। यूसीसी मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कायदा. ठीक है. व्हाट इज इट, व्हाट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर एंड हाउ विल रेजिंग इट हेल्प यू? इसमें कुछ है क्या? हाँ, DICGC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी के रिगार्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। DICGC अगर इसमें दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो फिर हमें थोड़ा सा डिटेल में आना पड़ेगा इसके। वैसे दिया रहेगा, फिर भी हम DICGC के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है. न्यू CEC अंडर न्यू लॉ। अभी अभी ये इसमें ही दिया है देखो। चल हम देखते हैं, ये आर्टिकल पूरा अच्छे से देख लेंगे। नो यू कांट बी गर्ल्ड बाय अ वेलियर्स बाय अ हम्बैक वेल इन फ्रेंच पोलिनेशिया. ठीक है. आप अगर आप वेल के अंदर भी गए तो आपको वो खा नहीं सकती, क्योंकि वो प्रेशर के थ्रू बाहर फेंक सकती है, उतना बड़ा होल रहता है उनका। वो ब्रीदिंग का पूरा नोज रहता है उनका। सी एग्स ऑर्डर एंड द क्वेश्चन ऑफ फ्री स्पीच। अभी फ्री स्पीच के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठने लग गए, क्योंकि अभी फ्री स्पीच है तो कितना क्या क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए उसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। और ये रणवीर अलाहाबादिया के बाद ये जो पॉडकास्टर इन्फ्लुएंसर है, तो उनके एक स्टेटमेंट की वजह से पूरा भौकाल ही आ गया है। और देखो, पूरा मेहनत PMG से इनको अवार्ड मिला है बाय द वे। बेस्ट कंटेंट या फिर बेस्ट पॉडकास्टर वगैरह कुछ तो इन्फ्लुएंसर के रिगार्डिंग में इनको मिला था। PM के हस्ते इनको अवार्ड मिला है। पूरी जिंदगी लग गई इनको पूरा ऐसे नाम कमाने में, और एक पल काफी हो जाता है आपको बदनाम करने में, तो आपका ये जितनी भी मेहनत थी पूरी सीधा वेस्ट हो जाती है। तो समझ सकते हो, चीप पब्लिसिटी के नाम पर आप अगर ट्राई करने जाओगे तो ऐसा ही होगा। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सभी यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी यूट्यूबर्स उनको लगता है कि भाई थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम करके अपना खुद का नॉलेज पूरा नीचे गिरा के नॉलेज को अगर हम दिखाओगे, इवन लेडीज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैसेज, कि आप अपना स्तर नीचे मत गिराइएगा। अगर ऐसा करिए काम कि दूसरे लोग आपके ऊपर रील बनाए। समझ रहे हो? आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़े। टेस्ला जॉब पोस्ट सिग्नल एंट्री वीसैट। ठीक है. चलिए फिर, ये आप पढ़ सकते हो क्या होने वाला है क्या नहीं। हम अभी स्टार्ट करेंगे न्यू CEC से। चलो नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहले इकोनॉमी में कुछ कुछ एक्सप्लेन वाले सेक्शंस आने लग गए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। एक्सप्लेन में क्या आया ये? वाई प्रेसिडेंट इज इन हॉट सुप ओवर क्रिप्टो प्रमोशन. TCS accused of visa fraud in US. Goel hints
यूएस रशिया, डेल्टा प्लेन फ्लिप्स अपसाइड डाउन ऑन अ स्नोई टोरंटो रनवे। बाबा, सरवाइव, सभी यात्री सरवाइव कर गए, अच्छी बात है। वांट टू बी जर्मनी नेक्स्ट चांसलर। गुड फर्स्ट स्टेप, रिसर्चर लाइक लिंक जीन टू द इमर्जेंस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। बॉल स्टार्ट्स रोलिंग इन कराची। ठीक है, तो नीचे इतने खास कुछ न्यूज़ है नहीं, तो हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी चालू करते। एक्चुअली ऊपर से नीचे रहती है, हम नीचे से ऊपर अपवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी करेंगे हम। चलो, चलिए मेन बड़ा आर्टिकल देखते हैं सीईसी के रिगार्डिंग। सीईसी होते क्या है, और ये साहब है कौन, कौन कौन है पता है? ये आईएएस ऑफिसर है, बाय द वे फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है। तो आपको काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट को ऊपर आपको काइंड ऑफ बोल सकते हैं निगरानी करने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा मेहनत करके पढ़िएगा। देखो आपको लगता रहेगा कि मेहनत तो सभी कर रहे, सभी अपना दे रहे ना, पर जो वो एक क्या बोलते हैं कि एक्स फैक्टर भी रहता है, प्लस आपका जो इंटेंशन है या फिर आपके अंदर की जो आग है वो बाकी लोगों से कितनी ज्यादा है, वो मैटर करता है आपका सिलेक्शन। ठीक है, मेहनत तो सभी ऐसा मतलब गधों की तरह तो सभी करते हैं, गधे तो सभी रेस में लगे रहते हैं, पर उसमें से भी एक गधा ऐसा रहता है जो मतलब स्मार्टली निकल जाता है आगे। गधा भी नहीं बोल सकता, थोड़ा डिफरेंट टर्म हो गया, पर समझ गए आप मेरा इंटेंट क्या बोलने का मत हो गया। तो आपकी जो आग है वो डिफाइन करेगी आप होगे कि नहीं होगे। जितनी आप में वो पैशनेट रहेंगे उतने आप इस एग्ज़ाम को लेकर, तो उतना आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बिलीव मी, ये एग्ज़ाम इतना भी बहुत सारा आपको अफवाह सुनने मिलेंगे कि ये बायस है वगैरह, कुछ नहीं है। आप अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो ये रिवॉर्ड करेगी एग्ज़ाम आपको, नहीं तो फिर आपको इतनी बुरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय कर देगी कि आप फिर से शायद ही किसी फील्ड में जाने के लायक रहोगे। इतना डेंजर आपके, एक तो पहले आपको थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ। आप करते हो, मान के चलिए ग्रेजुएशन के बाद, तब आपका 21-22 एज रहेगा। मान के चलो 3-4 अटेम्प्ट हो गया, ऑलमोस्ट 5 साल लगते हैं हमको। 3-4 अटेम्प्ट के बाद 5 साल के बाद आपको 26-27 एज हो जाती है। ना आपको कुछ जॉब एक्सपीरियंस है, ना आपने कोई नया स्किल सीखा है, ना आपको कुछ आता है, बस आपको है नॉलेज। नॉलेज के बेसिस पर कुछ नहीं होता है आज के इस डेट में तो। ठीक है, नॉलेज तो अभी भी पड़ा हुआ है, पर आप कितना यूटिलाइज करते हो। मेन गेम आता है नॉलेज के ऊपर, जो आपका अगर वो नॉलेज ले लिया जिसमें आपकी स्किल बेटर है, जैसे कि कोई भी छोटा मोटा जो भी रहेगा आपको, मान के चलो वीडियो एडिटिंग कर रहे हो आप, वीडियो एडिटिंग भी कर लिया, साइड बाय साइड बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई फुल फ्लेज आप कर रहे हो, तो उसमें आपका जो इनकम जनरेट होगा ना, शायद ही आप एक आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा कमाओगे। तो समझ सकते हो आप, आईएएस ऑफिसर हार्डली 2.5 लाख कमाते हैं एक, मतलब 4 4 इयर्स के बाद की आईएएस की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोबेशनर का तो छोड़ दीजिए, प्रोबेशनर का तो बहुत कम रहता है। तो समझ सकते हो, अगर आप बस पैसों के लिए आ रहे हो तो फिर प्लीज मत आइएगा, ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं। पैसा इसमें है ही नहीं। अगर आपको ब्लैक थ्रू कमाना है तो वो अलग बात है, पर आपको अगर जेन्युइनली कुछ मतलब सोशल वर्क करना है तो इस फील्ड में आइए, वरना कोई आने का मतलब फायदा ही नहीं है। आप उतना और गंदगी करोगे, आपका इंटेंशन अगर वही रहा। और वैसे इंटेंशन वालों को जल्दी पकड़ लेता है इंटरव्यू पैनल, तो आप हार्डली कुछ बच पाओगे। वैसे सिस्टम में अलग है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन अलग चीज़ है, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, चलिए। For the first time, the process laid down in a new act of parliament was followed to appoint India's chief election commissioner. What necessitated the change? Why was it challenging the Supreme Court? देखो अभी थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, तो क्या चेंज किया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो थोड़ा चेंज किया है इन्होंने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी met on Monday evening to select former IAS officer Ganesh Kumar as the new chief election commissioner of India. कुमार सक्सीडेड राजीव कुमार, हु रिटायर्ड ऑन ट्यूसडे। तो इनके पहले कौन थे? तो राजीव कुमार जी थे, वो भी रिटायर्ड ऑफिसर ही है वैसे, मतलब फॉर्मर आईएएस ऑफिसर ही है। तो 30-minute मीटिंग सॉ राहुल गिव अ डिसेंट नोट asking the government to defer the appointment until the Supreme Court has decided on the petitions challenging the new process of making the appointment। तो राहुल जी बोल रहे थे कि जो ये नई प्रोसेस है तो उसमें थोड़ा सा हम थोड़ा डिले करते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कुछ रूलिंग नहीं आता तब तक हम कुछ ऐसी जल्दबाजी ना करें। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अ सिलेक्शन पैनल अपॉइंटेड द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया। तो अगर देखा जाए तो सिलेक्शन पैनल ने अपॉइंट किया है जो हेड है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि इलेक्शन कमीशन। अगर बात की जाए इसके पहले हम अपॉइंट कैसे करते थे, तो मेरा ये क्वेश्चन वही था, और इधर एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन पेज पर वही आ गया। तो आप समझ रहे हो, ये जो पेपर है ना मतलब इंडियन एक्सप्रेस, तो इनको पता है कि ज़्यादातर तो पढ़ने वाले बच्चे कौन है, यूपीएससी वाले हैं, बाकी हार्डली कोई पढ़ता रहेगा इसको। तो उसके हिसाब से इन्होंने बनाया है।
अभी बाकी के जो पेपर्स देते हैं वो चटपटे न्यूज़ वगैरह, उनको ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे बैठे मस्त, उनको थोड़ा चटपटी न्यूज़ ही अच्छा लगता है, पर इधर थोड़ा सा टू द पॉइंट रहता है ये। तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट किए जाते थे, आपको कुछ आइडिया है? अगर आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ये देख के मत बताना, ठीक है? तो 3 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये फर्स्ट अमंग इक्वल्स एट द ईसीआई रहता है, इन सम वेज लाइक द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अमंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर देखा जाए तो इनको थोड़ा सा पहला दर्जा दिया जाता है बस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बाकी भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी सेम लेवल पर आते हैं, पर बस इनको फर्स्ट अमंग इक्वल्स को माना गया है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, बाकी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही रहते हैं, पर एक थोड़ा सा बड़ा दर्जा दिया है। नो लॉ ऑफ पार्लियामेंट एग्जिस्टेड अर्लियर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएसीज एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। मतलब क्या है, अभी तक कोई कायदा या कानून था ही नहीं कि अपॉइंटमेंट कैसे करे सीएसी और ईसी का। ईसी और सीएसी क्या है ये देख लेना आप। द प्रेसिडेंट मेड द अपॉइंटमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इनकम्बेंट CSEs have traditionally been succeeded by the next senior most election commissioner. Seniority was usually determined based on which election commissioner was appointed earlier to the commission. तो पहले क्या चल रहा था, तो पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे किनके एडवाइस पर, तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग गया था कि जो काबिल नहीं है वो भी सीईसी बनने लग गए थे, और ट्रेडिशनली देखा जाए तो वही सक्सीड होते जा रहे, जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर है उनको बनाया जाता था, मतलब सीनियरिटी पहले देखा जाता था। However, both Ganesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu, election commissioners who served on the ECI alongside CEC Rajiv Kumar, were appointed to the commission on the same day, March 14, 2024, and both are IAS officers of the 1988 batch. So, who would be considered senior among them? अभी देखो दोनों भी सेम बैच के हैं, देखा जाए तो 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर्स है दोनों भी। तो अभी इनको सीनियरिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो किसको बनाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन में आ गया था अभी। Sources within the government and commission said it is Ganesh Kumar since his name appeared first in the appointment notification issued by the Indian Ministry of Law and Justice. तो ये बोलते हैं कि जो अपॉइंटमेंट लेटर था उनका, नोटिफिकेशन आया था यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, तो उसमें इनका पहला नाम था लॉ और जस्टिस के। Thus, under the old system, President would have appointed Ganesh Kumar as CEC upon Rajiv Kumar's retirement. However, this time was different. पर ये थोड़ा सा अलग था, सीनियरिटी तो थोड़ा बहुत था पर इसमें थोड़ा अलग था। अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कैसे किया अभी के बारे में, तो अभी वो देखते हैं हम। न्यू सीईसी हैज बीन अपॉइंटेड अंडर न्यू लॉ, अभी नया लॉ लेके आए हैं। टाइट क्यों हो रहा है, ज्यादा टाइट होने लग गया है और ये हैंग होने लग गया। अपॉइंटेड अंडर न्यू लॉ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ अफेक्ट एक्ट 2023 का एक्ट के थ्रू इन्होंने अपॉइंट किया गया है। इसमें बोला गया है कि पूरा प्रोसीजर दिया है कि अपॉइंटमेंट कैसी होनी चाहिए दोनों की, सीसी और ईसी की। अभी इसमें प्रोसीजर प्रिस्क्राइब क्या किया है, और सर्च कमेटी हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर। तो इसमें क्या रहेगा, एक सर्च कमेटी रहेगी जो कि हेड किया जाएगा किस कौन, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ना ही अपने होम मिनिस्टर, पर कौन रहेंगे, लॉ मिनिस्टर रहेंगे। अभी जो है वो अर्जुन राम मेघवाल है, और 2 सीनियर ऑफिशियल्स रहेंगे जो सर्व करेंगे एज सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये शॉर्टलिस्ट करेंगे 5 कैंडिडेट्स को, ठीक है, और ये शॉर्टलिस्ट सेंड करेंगे सिलेक्शन कमेटी को, जो कि रहेंगे इसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो इनके पास ये भेज दिए जाएंगे। सेक्शन 8 जो है एक्ट का, वो देता है कमेटी को एक पावर, जो कि नेम्स आउटसाइड द शॉर्टलिस्टेड 5। मतलब क्या है इसमें, सेक्शन 8 ये बोलता है कि कमेटी के पास ये भी पावर है कि अगर इनको लग रहा है कि बाहर का कोई आ सकता है इसमें, मतलब बाहर का इन द सेंस ये 5 के अलावा कुछ रेफर कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। करंट सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजेस बिसाइड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये 3 लोग हैं अभी, ठीक है, करंट सिलेक्शन कमेटी में। The committee met on Monday evening at the Prime Minister's office in South Block to select Rajiv Kumar's successor. Notably, Ganesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu were appointed to the commission in March 2024 under the same process. Sources said shortlist of 5 names each for the post of CEC were placed before the government, which made the selection for both positions. Rahul Gandhi's dissent note was recorded in the proceedings of the meeting. Based on the recommendations of the committee, an official notification was released on Monday night, saying that in exercise of the powers conferred on him under the 2020 Act, the president appointed Kumar as a CEC with effect from 19, मतलब 19 फरवरी से ये स्टार्ट करेंगे। विवेक जोशी, एन आईएएस ऑफिसर ऑफ द 1988 बैच, वाज अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ही अज्यूम्ड चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। तो अब इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेंगे, तो ये रहेंगे विवेक जोशी, जो कि आईएएस ऑफिसर है 1988 बैच के। तो देखा जाए तो ये सिलेक्शन कमेटी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया, फिर प्रेसिडेंट जी ने ये नॉमिनेट कर दिया कि भाई बोल दिया कि ये जो है ज्ञानेश कुमार जी, ये सीईसी बनेंगे, और इनका जो मतलब
अपॉइंटमेंट करने के बाद जो इफेक्ट रहेगा वो February 19, मतलब कल से वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो है आईएएस ऑफिसर विवेक जोशी जी, तो वो भी 1989 के बैच के ही है। तो ये भी फ्रॉम द डे ही अज्यूम टू चार्ज ऑफिस, जब से वो ऑफिस में चार्ज करेंगे वैसे इनका चालू हो जाएगा काम। While the new process did not rule out Ganesh Kumar from becoming CEC, his name was among 5 shortlisted. It did allow the government to cast its net wider, which could have potentially used to bring in a CEC other than two existing CECs. तो देखा जाए तो नया रूल जो था, नई प्रोसेस जो थी, वो रूल आउट नहीं किया इन्होंने गणेश कुमार जी को सीईसी बनने से। पर ये 5 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से एक थे, और गवर्नमेंट को भी अलाउ किया गया था कि थोड़ा सा ये कास्टिंग जो है थोड़ा वाइड करेंगे, ताकि जो नए सीईसी है वो चांसेस बन सके एग्जिस्टिंग सीईसी के इलेक्शन कमिश्नर्स के अलावा भी। अभी नया एक्ट जो है स्पेसिफाई करता है कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस, अभी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी तो वो अभी डिपेंड करता है। अभी क्या करते हैं देखते हैं। While the government usually appointed retired senior bureaucrats to the commission in the past, the act makes the qualification for the jobs clear. तो ऑब्वियस सी बात है, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट से उनको ही बुलाया गया था, तो ये क्लियर इंडिकेशन जा रहा है कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे वही रहेंगे सीनियर वाले। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शall be appointed from amongst person who are holding or have held a post equivalent to the rank of secretary to the government of India and shall be persons of integrity who have knowledge and experience in management and conduction of elections। तो ये सब क्राइटेरिया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर ये अपॉइंट किए जाएंगे जो पर्सन जिनके पास एक पोस्ट है इक्विवेलेंट रैंक ऑफ सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहेंगे, एक पर्सन रहेंगे इंटीग्रिटी के, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और मैनेज कर सकते, कंडक्ट कर सकते इलेक्शंस। ये सेक्शन 5 में बताया गया है। अभी सेक्शंस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक रेफरेंस के लिए दिया है इन्होंने। और भी एक्ट स्पेसिफाई करता है कि टर्म्स ऑफ सर्विस क्या रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एलिजिबल नहीं है फॉर री अपॉइंटमेंट। ठीक है, मतलब क्या, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 6 years, मतलब 6 साल के ऊपर नहीं रह सकते। ठीक है, दोनों की, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। व्हाई वाज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द ईसीआई चेंज, अभी अभी क्यों चेंज किया इन्होंने। 2023 एक्ट वाज ब्रॉट आफ्टर एन इंटरवेंशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फॉलोइंग अ क्लच ऑफ पिटीशंस फाइल्ड बिटवीन 2015 से 22 दैट चैलेंज द सेंटर्स एक्सक्लूसिव पावर्स इन पिकिंग द इलेक्शन। देखो प्रॉब्लम क्या आता है पता है क्या, हमारे तीन ये है, क्या बोलते हैं, तीन पिलर्स है डेमोक्रेसी के। कौन से, ठीक है, ये तीन है। तो यहाँ पर जो है ये सब थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिया जाता है इनको, किसको, जुडिशरी को। तो ये ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना ही ये ज्यादा इंटरफेयर कर सकते। अगर ये इंटरफेयर करने लग गए तो जो जुडिशरी का काम है वो थोड़ा सा मतलब बायस हो सकता है। तो उसके वजह से क्या हो गया, तो इन्होंने क्या बोला, थोड़ा इंडिपेंडेंस देना चाहिए इनको, पर चेक भी रहना चाहिए। पर देखा जाए तो ये वाले लोग ज्यादा, एक्चुअली ये वाले लोग ज्यादा इंटरफेयर करने लगे अपॉइंटमेंट में। मतलब क्या हुआ, जजेस जो है इनकी वाहवाही करेंगे और तब जाके इनको अपॉइंटमेंट मिलेंगे। तो इनको ऐसा लगने लग गया था, और काफी सारे पिटिशंस आने लग गए थे कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो सेंटर है वो इंटरफेयर कर रहा है, मतलब एक्सक्लूसिव पावर है इनके पास, वो पिक कर सकता है कौन जज बनेगा। The court had noted that the framers of India's constitution had never intended to give the executive exclusive appointment powers, मतलब एग्जीक्यूटिव को इतना एक्सक्लूसिव पावर नहीं दिया गया था। Concerned about the devastating effect of leaving appointments solely to the executive, the top court established a new process. In its judgment of March 2023, it ruled that a selection committee comprising Prime Minister, Leader of Opposition, Lok Sabha के Chief Justice of India would select the ECs until the Parliament elected law. अभी देखो फिर इनको क्या बोलने लग गए, फिर इन्होंने बोला, टॉप कोर्ट ने क्या दिया आदेश कि भाई तुम सोनली एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं डिपेंड रह सकते ना। तो इसके वजह से इन्होंने सिलेक्शन कमेटी बताई गई 2 मार्च 2023 को। प्राइम मिनिस्टर जी रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लोकसभा के, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, जो सिलेक्ट करेंगे सीईसी और ईसी जब तक कोई पार्लियामेंट नया लॉ लेके नहीं आता। Thereafter, before any vacancy could arise in the commission, the government brought up the bill in parliament, which was passed in December 2023। तो एक बिल लाया गया 2023 में ही। Act changed the composition of the selection committee from the one recommended by the Supreme Court. It replaced the CJI with the Union Cabinet Minister। तो CJI के बदले बस क्या हो गया, पहले कोर्ट ने क्या बोला CJI रहेंगे, पर इसमें क्या रहा, इसमें क्या बोल रहे हैं एक्ट में, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे जो कि नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर द्वारा, इफेक्टिवली गिविंग द गवर्नमेंट द फाइनल से हुई सिलेक्टेड। वैसे देखा जाए तो इफेक्टिवली गवर्नमेंट ही सेट कर रही। डू द न्यू अपॉइंटमेंट सेटल द मैटर्स नाउ, नहीं। The Supreme Court, as the LOP said, has been hearing petitions challenging the new appointment process. The non-profit group Association for Democratic Reforms challenge the removal of the Chief Justice as a member of selection committee under the new law। अभी देखो, आप बोल रहे थे कि पहले गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, आप यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करोगे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, प्राइम मिनिस्टर खुद है,
और बस एक लीडर ऑफ अपोजिशन रखा है। मतलब मेजोरिटी देखा जाए तो इनकी रहेगी, देखा जाए तो इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट कर रहा है। तो इसकी वजह से अभी कोई नए अपॉइंटमेंट जो हो गए तो ये सेटल करते हैं क्या, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं। और एडीआर जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो इन्होंने चैलेंज किया है कि भाई जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चैलेंज किया है कि रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसे कैसे निकाल दिया इन्होंने। Key constitutional question raised by these petitions is whether Parliament has the legal authority to override or modify judgment of a constitutional bench through legislation or by promulgating ordinance। अभी ये क्वेश्चन में आने लग गया है कि पार्लियामेंट के पास एक लीगल अथॉरिटी है क्या, वो ओवरराइड कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है जो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दिया गया है, या फिर किसी ऑर्डिनेंस थ्रू। Although the petitioner sought an early hearing before Rajiv Kumar's retirement, the Supreme Court scheduled it for February 19, a day after his exit. However, Supreme Court Judge Suryakant assured the petitioner that the consequences of the court's decision on the validity of the new act would apply even if appointments were made in the interim। तो ठीक है, आपने लॉ लिया, उसके उसके रिगार्डिंग ही कर सकते, उस पर काफी अभी विवाद चल रहा है। चलिए फिर अभी डीआईसीजीसी देखते हैं हम। डिपॉजिट इंश्योरेंस नाम में ये है, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी वाले है ये। डिपॉजिट का इंश्योरेंस आपको मिलेगा, क्रेडिट गारंटी मिलेगी, कॉर्पोरेशन है ये। मतलब क्या है ये, किसके अंडर आती है, पहली बात तो एक सब्सिडियरी है आरबीआई की, जो प्रोवाइड करती है डिपॉजिट इंश्योरेंस बैंक डिपॉजिटर्स को। मतलब क्या, आप जितना पैसा डाल रहे हो अंदर, तो एक लिमिट तक आपका जो पैसा है वो बैंक जो है, बैंक ही बोल रहा हूँ, ये जो बॉडी है, तो वो पूरा ख्याल रखेगी भाई, सेफ्टी रखेगी कि भाई इनकेस अगर बैंक फेलियर होता है तो मिनिमम अमाउंट तो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से 5 या 6 लाख है, भले आपके पास 10-12 लाख रहे तो भी। ठीक है, हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 1948 से बैंकिंग क्राइसिस आ गए थे बंगाल में, फिर 1960 में फिर कोलैप्स हो गया पल्लवी सेंट्रल बैंक, लक्ष्मी बैंक। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या बनाया, 60s में बहुत चल रहा था, तो 61 में आया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, तो जो कि फोर्स में आया था 62 में। फिर बाद में इसको मर्ज किया गया क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1978 में, तब से इसका नाम हो गया डीआईसीजीसी, जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डीआईसीजीसी किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और मिनिस्ट्री ऑपरेट्स देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। मतलब डिपार्टमेंट कौन सा है, फाइनेंशियल सर्विसेज के। एम क्या है, डिपॉजिटर के फंड्स और मेंटेन करना पब्लिक कॉन्फिडेंस बैंकिंग सिस्टम में, मतलब पब्लिक का भरोसा बनाए रखना। तो वही है, फंक्शन क्या है, अगर कोई फेलियर वगैरह होता है तो डिपॉजिट मिलना चाहिए, क्रेडिट गारंटी मिलनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में। फीचर्स आप देख सकते हो, लिमिट कितनी है, 5 लाख तक की है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब मिलाकर। कवरेज देखा जाए तो कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी कौन कौन कवर है, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। कोई कवर नहीं है जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के, या फिर इंटर बैंक डिपॉजिट। स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी, और डिपॉजिट जो आउटसाइड इंडिया है या फिर एग्जाम किए गए हैं आरबीआई से। मल्टीपल ब्रांच या सेम ब्रांच डिपॉजिट अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक आर क्लब्ड अंडर वन इंश्योरेंस कवर। मतलब अगर आपके डिपॉजिट किया हुआ डिफरेंट ब्रांचेस थे है, अभी 2-3 ब्रांच में आपने डिपॉजिट किया है एक ही बैंक के, तो आपको बस एक ही इंश्योरेंस कवर मिलेगा सब क्लब करके, टोटल मिला के 5 लाख मिलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि सभी मिल जाएगा। ये डीआईसीजीसी काफी इंपॉर्टेंट था। पॉलिसी नॉट प्रोडक्ट, यूसीसी के रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा मेरे हिसाब से। अभी थोड़ा सा एक अलग सीरीज में चालू करूंगा, जो कि एक्सप्लेन सीरीज रहेगी, और जो इंपॉर्टेंट करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसके ऊपर ही मैं बनाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं अभी स्लाइड्स बनाने की, इस पर काफी ज़्यादा खिचड़ी हो जाता है। ठीक है, और ये जो पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपका एक होमवर्क रहेगा, इनके बारे में जितना हो सकता है, एक तो वैल्यूज, इनसे क्या क्या वैल्यूज लिए जा सकते हैं, प्लस इनका जो योगदान है और कैसे हालातों में इन्होंने कायम रखा अपने पूरे, मतलब मराठाओं को, तो वो मतलब तभी के टाइम पे, मतलब इनके शायद हार्डली कुछ तो थाउजेंड्स में थे, इनके लैक्स में थी आर्मी, तो फिर भी इन्होंने कैसे टैक्टिक्स से मेंटेन रखा अपना एम्पायर, और उसमें मेंटेन ही नहीं रखा, पूरा बढ़ाया भी, तो समझ सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग आपको पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। देखते हैं अभी और कुछ है क्या। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा इलेक्शन पेंडिंग लिस्ट, ऑल टॉप, रिया बंसोड़े।
एमपीएससी ग्रुप सी एग्जामिनेशन में पास हो गई है। अंडर सबकाल राहुल त्रिपाठी, एंटी एंक्रोचमेंट, पुणे सिटी पुलिस सीज रेड सैंड बोआ टू अरेस्टेड। ठीक है। AI is cooperated with the parrot filmmaker Paco Torres. 18 teen shared houses gutted in Mahalunge. 1000 शिवाजी महाराज एरा कॉइन्स है इनके पास। मराठा वॉरियर्स। ठीक है, यूएस रशिया एट द टेबल इन रियाद। रशिया भी थे, यूएस भी है। चलिए फिर आइडिया लग गया रहेगा आपको। मिलते हैं जल्दी नए सीरीज के साथ। उम्मीद है आपको आइडिया लग गया रहेगा न्यूज़पेपर का। थोड़ा बहुत इश्यूज समझ में आए रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।